हाँ जी बेटा, आज हम फिर से एक पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं और आज अपने पास जो पेपर है वो है 31 जनवरी 2024 का और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो आई होप सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे और जिन बच्चों का आगे पेपर है वो आराम से पेपर करें, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द ब्लॉक शॉन F1 क्या है, मिनिमम फोर्स है रिक्वायर्ड किसके लिए, ब्लॉक को ऊपर मूव करवाने के लिए, और F2 क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, ब्लॉक को स्लिपिंग से रोकने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे और उसके बाद में देखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो एफबीडी बनाए तो mg लगेगा और mg का इधर कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, mg हो जाएगा 50 इंटू साइन 30, तो ये बन जाएगा 25। इधर mg cos थीटा में था 50 इंटू cos 30 जो कि बनेगा 25 इंटू रूट 3। और ऐसे बेटा जी नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करेगी। तो अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की fs मैक्स, तो आपको पता है कि fs मैक्स जो होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1। इसको नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये बनेगा 2.5 इंटू रूट 3। अब क्वेश्चन में कहा है कि F1 क्या है, ऊपर खींचने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है। अब इसको ऊपर खींचोगे तो बेटा जी जो फ्रिक्शन है वो किसकी तरफ रहेगा, 25 जो mg sin थीटा उसकी तरफ रहेगा। तो F1 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 2.5 इंटू रूट 3। और F2 क्या है, इसको नीचे फिसलने से रोकने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है। तो आपको पता है ये इधर mg sin थीटा जो कि 25 और इधर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, 2.5 इंटू रूट 3 लग सकता है। तो उससे तो ये mg sin थीटा बैलेंस होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, एक और फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड F2 है। तो अब होगा क्या, F2 और इधर वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलकर 25 को बैलेंस करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस 2.5 इंटू रूट 3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मोड पूछा है। तो आपको पता ही है कि बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो होल मोड होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। लेकिन जब दोनों फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो cos थीटा वाली टर्म 1 बनने के कारण आपको पता है कि मोड ऑफ ए माइनस सॉरी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मोड बन जाता है ए माइनस बी। तो यहां पर बेटा जी इसको जब सोल्व करोगे तो F1 माइनस F2 के बराबरी आ जाएगा। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तुम लोग तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टर ऐड हो जा होगा। तो यहां से तुम्हें मिलेगा 5 इंटू रूट 3 आंसर मिलेगा। तो 5 इंटू रूट 3 आंसर कौन सा है बेटा, यहाँ इन दोनों में से एक कोई 5 इंटू रूट 3 है। तो अगर ये फर्स्ट 5 इंटू रूट 3 है तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पावर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला है कि एक फोर्स है जिसकी वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है, ये फोर्स इतना है और वेलोसिटी इतनी है, पावर पूछिए 2 सेकंड पे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि पावर जो होती है किसी भी फोर्स की वो होती है बेटा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब बेटा इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6t स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर मीन्स 18 टी की पावर 4 आएगा। फिर करोगे माइनस 3t इंटू 6t तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 18t स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा 18 कॉमन ले लोगे टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमसे पावर पूछिए 2 सेकंड पे, तो टी की वैल्यू 2 सेकंड रखोगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16 होता है, माइनस टी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 बनेगा। ये बन जाएगा 18 इंटू 12 वॉट बन जाएगा। अब इसको गुणा करोगे तो 18 36 6 3 18 3 21 216 वोट आ जाएगा आंसर। 216 वोट पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डायमेंशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा कि E इक्वल टू ऐसे इक्वेशन है जहां E क्या एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। तो आपको पता ही है कि बेटा जी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, कि आपको ये पता है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसकी हेल्प अगर ली जाए तो एक ही डायमेंशन पता लग जाएगी। और फिर एक आपको ये भी पता है कि कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन के इस तरफ टर्म और उस तरफ जो टर्म होती है उसकी डायमेंशन एक जैसी होती है। तो बेटा पहले एक ही डायमेंशन की बात करें तो एक ही डायमेंशन
सेम टू सेम वैसे ही होगी जैसे डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर की होगी, मतलब L2 हो जाएगी। अगर डायमेंशन ऑफ बी निकालना है तो बी को ले जाओ ई की तरफ और ई को लाओ इधर। तो बी के लिए फॉर्मूला बनेगा बेटा जी ए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टाइम्स ऑफ टी बनेगा। अब बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होने वाला है बेटा वो वैसे ही होने वाला है जैसा इन इसका डिवाइडेड बाय इसका होने वाला है। अब ऊपर वाले का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर है अपॉन ई क्या एनर्जी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 टी की पावर -2 इंटू टी, तो टी की पावर 1। अब बेटा इसको सोल्व करोगे तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल टू एम की पावर ऊपर जाएगी तो एम की पावर -1 बनेगी, यहाँ पे टी की पावर -2 बन गया है बेटा, सॉरी 2 इंटू टी की पावर 1 तो -1 बन गया, ऊपर जाके टी की पावर +1 बन जाएगा। हमें चाहिए ए इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर है और बी का डायमेंशन फॉर्मूला एम की पावर -1 टी की पावर 1 है। तो इसको ध्यान से अरेंज करें तो एम की पावर -1 एल की पावर 2 टी की पावर 1, एम की पावर -1 एल की पावर 2 टी की पावर 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब एट इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना। तो आपने बेटा जी मेथड पढ़े होंगे किसके पोलराइजेशन के, जिसमें एक मेथड होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें पढ़ाया ये जाता है कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट स्लैब पर इंसिडेंट करवाते हैं तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, मतलब रिफ्रैक्ट होता है। तो होता यह है कि जब इंसिडेंट एंगल एक स्पेशल एंगल के बराबर होता है तो रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है वो फुली पोलराइज हो जाता है, और उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाती है, ये हमने पढ़ा है। तो ये मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ये यहां नॉर्मल है, ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है और ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट फुली पोलराइज्ड हो गया। तो ट्रांसमिटेड पार्ट और रिफ्लेक्टेड पार्ट एक दूसरे से नॉर्मल रहेगा, और ये वाला जो एंगल होता है इस स्पेशल केस में इसको बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल, और इस ब्रेविस्टर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बेटा ये 60 है तो है, ये 60 डिग्री है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आपको निकालना है। तो सीधी सीधी गणित है, ये 60 है ये 90 है तो आर की वैल्यू 30 होगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टोटल कितना एंगल बनाएगा सर 180, तो आर की वैल्यू 30 आ जाएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि दो सॉलिड स्फीयर है, मास इतना इतना है, रेडियस ये है, अरेंज जैसा दिखाया गया वैसे अरेंज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना गिवन एक्सिस के अबाउट। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये, और आपको पता ही है कि अगर ऐसे कोई स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सॉलिड स्फीयर का वो होता है 2/5 mr² होता है। लेकिन इस अरेंजमेंट को देखें तो जो एक्सिस और रोटेशन और डायमीटर वाली नहीं है, ये ऐसे टेंजेंट के अलोंग है। तो आपको फिर ये भी पता है कि ऐसे टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो फिर इस टेंजेंट के अलोंग आता है 7/5 mr² आता है। तो ये यहां काम में ले लेंगे ये फॉर्मूला। तो बेटा इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा 7/5। m की वैल्यू बेटा 2 किलोग्राम दे रखी है और r की वैल्यू आपको दे रखी है 75 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलने के लिए बाय 100 करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 3/4। तो 3/4 मीटर बन जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 आ जाएगा। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का है, इतना ही दूसरे का होगा तो इंटू 2 हो जाएगा बेटा। अब बेटा ये 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 इसको उड़ाएगा तो ये कितना बना देगा 4 बना देगा। अब 9 इंटू 7 कितना होता है बेटा 63 होता है क्या, 63 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, ये 20 बन गया। अब बेटा जी इसको उड़ाएं, यहां डेसिमल आ जाएगा तो ये बनेगा 6.3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आगे सोल्व करें तो 3.15, तो 3.15 कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे चलते हैं, और 6 पे क्या कह रहा है, 6 में
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ द करंट थ्रू एन इनकैंडेसेंट बल्ब या लैंप डिक्रीज बाय 20%, मतलब कोई बल्ब है उसमें से जाने वाला करंट जो है उसको 20% डिक्रीज कर दिया है, हाउ मच चेंज विल बी देयर इन इट्स ल्यूमिनियस। मतलब क्या बता रहा है कि उसकी जो ल्यूमिनियस होगी या जो लाइट होगी, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो कितने चेंज हो जाएगी। तो पावर चेंज होगी, पावर चेंज होने की वजह से बेटा जी ल्यूमिनियस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपको पता है कि कोई बल्ब जिसमें अगर करंट आई बह रहा है और रेजिस्टेंस आर है तो उसकी पावर कंजम्पशन पी इक्वल टू होता है बेटा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर में कोई चेंज नहीं किया है, इसमें चेंज किया, आई में चेंज किया है, तो पी में चेंज आएगा। तो पी में जितना परसेंट चेंज आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो पी में परसेंट चेंज डेल्टा पी परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई पी इनिशियल इंटू 100। अब पी फाइनल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर फाइनल इंटू आर। आई फाइनल बेटा कितना है, आई फाइनल होगा आई इनिशियल का 0.8 आई। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि 20% करंट डिक्रीज हो रहा है। तो आई फाइनल स्क्वायर हो जाएगा 0.64 आई स्क्वायर इंटू आर माइनस ऑफ इनिशियल पावर क्या हो गया आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर आई स्क्वायर आर इंटू 100। अब बेटा आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो माइनस ऑफ 0.36 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 36% नेगेटिव में। तो पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहां क्या पूछा है, हाउ मच चेंज। अब चेंज पूछा तो चेंज तो -36% होगा, लेकिन यहां पे -36% दे ही नहीं रखा, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बेटा जी आपको पता है कि साउंड की किसी गैसेस मीडियम में जो स्पीड होती है v इक्वल टू वो होती है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई मोलर मास। अब यहां ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कितनी होगी, 5 होगी। और गामा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, गामा की वैल्यू बन जाएगी 7/5, क्योंकि गामा होता है CP/CV और CV होता है F/2R। तो हमें गामा की वैल्यू पता, वैल्यूज रखते हैं। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा की वैल्यू 7/5 इंटू आर, आर की वैल्यू 8.314। तो उसको बेटा जी क्या कर ले, 25/3 लिख दे, तो 25/3 इंटू टी। अब बेटा STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बनेगा ये 273 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। उसको किलोग्राम में बदलोगे तो 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाके यहां 10 की पावर +3 बन जाएगा। अब बेटा इसको और इसको कैंसिल कर रहा होगा तो 5 बनेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये रूट में बनने वाला है 7 × 5 × 273 × 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 × 32। अब बेटा जी यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अप्रोक्सीमेट, वैसे ऑप्शन देखें तो दूर दूर ऑप्शन है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा ही लेते हैं इसमें। एक काम कर लेता हूं, इसको 270 लिख लेता हूं और इसको लिख लेता हूं 30, ताकि ये हो गया कैंसिल। अब बेटा ये बन गया 9 और 27 को कैंसिल करोगे तो 3 बनेगा। अब बेटा एक काम और कर लो, तुम एक काम करो, इसको लिखो 100 × 10, 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में ये कितना बन गया बेटा जी 35 बन गया, इंटू में 30 बन जाएगा। ठीक है, अब 35 को ऑलमोस्ट 36 लिखे तो बाहर निकलेगा 6 निकलेगा, तो ये 60 बन गया, इंटू में बन गया √30। अब √30 का थोड़ा हिसाब किताब लगाएं, तो √30 जो है बेटा 5 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा, 5 पॉइंट कुछ, 5.5 के आसपास आ जाना चाहिए। 5.5 × 5.5 सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, 5 2 27, फिर 5 2 7, 5
2 12 5.5 के आसपास बन जाएगा बेटा। ये 5.5 के आसपास अगर बनना तो ये बनेगा 60 इंटू 5.5। अब बेटा ये उड़ा दें, डेसिमल उड़ा दें, तो 55 इंटू 6 हो गया ये। 55 इंटू 6, 55 इंटू 6 मतलब हो गया 300। 55 इंटू 6 तो 300, और 300 के बाद में 30 और 330 हो गया क्या? तो तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। 8 में क्या कह रहा है? 8 में कह रहा है कि फाइंड द एवरेज पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ सोर्स वोल्टेज ऑफ दिस एंड करंट इन द सर्किट इज दिस। तो बेटा एसी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें ये चलो पूछना क्या चाह रहा है, सोर्स द्वारा एवरेज पावर जो डिलीवर होगी सर्किट को वो पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है कि पी एवरेज जो होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, मतलब पावर फैक्टर। तो बेटा जी पहले तो हम बात करें आई आर एम एस की। आई आर एम एस हो जाएगा 2/√2 इंटू ई आर एम एस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट में बेटा फेज डिफरेंस कितना है? π/3 मीन 60 डिग्री। अब बेटा cos 60 आपको पता है कितना होता है? 1/2 होता है। अब बेटा ये 2 बन गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 20/2 मतलब 10 आ जाएगा। 10 वॉट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसमें ये बोला है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1.5 एफ नॉट। एफ नॉट क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि फोटॉन्स की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाए, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के फोटोन जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर किसी फोटोन या किसी फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है तो अब इजेक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। फिर यह है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंज टू f/2। f/2 करने का मतलब क्या हो गया? f डैश की वैल्यू f/2। f/2 का मतलब इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ नोट, मतलब ये बनेगा 0.75 एफ नोट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम चली गई है, तो वो उन फोटोन्स की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में सफिशिएंट नहीं है। तो अब क्या पूछा है इसने? देन द फोटो करंट बिकम्स, तो जीरो हो जाएगा करंट। इंटेंसिटी चाहे कुछ भी कर दो, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे पर सेकंड तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो करंट नहीं बहेगा। अब करंट कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? ये 10 में क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बता रखा है। द मटेरियल ऑफ लेंस इज हैविंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले बेटा हम क्या कर लेते हैं? उस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। किससे? लेंस मेकर फॉर्मूले से। ऐसे ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब बेटा आपको पता है कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो म्यू माइनस 1 करोगे तो 1/2 बनेगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर रेज इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है जो कि प्लस r1 की तरह काम करेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय प्लस r1 की वैल्यू बेटा r1 कहीं तो बता रखा था 20, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2 क्या होगा? इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर रेज इधर से इंसिडेंट हुई है तो R2 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो यहाँ पे -20 लिखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब बेटा इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/f की जो वैल्यू मिलने वाली है, एलसीएम 20 लोगे तो 2 ऊपर ये कैंसिल, तो 1/20 बचेगा 1/f की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में। अब बेटा जी इसने क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको लेंस से कितना दूर रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है लेंस से कितना दूर बनेगी। तो अब क्या करें हम? लेंस फॉर्मूला लगा दें। तो लेंस फॉर्मूला लगाएं तो 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1/u। अब बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसे रेज जाएगी तो u क्या होगा? माइनस में होगा 10, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1/f।
और बेटा 1/f की वैल्यू ही 1/20 है, तो यहां से हम निकाले तो 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम 20 लोगे तो 1 - 2 मीन्स आपको बेटा 1/v की जो वैल्यू मिलने वाली है -1/20, तो v की जो वैल्यू मिलेगी -20 सेंटीमीटर मिलेगी। माइनस का मतलब जो है इमेज जो है इधर बनेगी, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो डिस्टेंस पूछिए, इसने डिस्टेंस पूछिए तो आंसर 20 सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 क्या है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या कह रहा है, ड्रॉ द टू टेबल ऑफ गिवन गेट सर्किट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, डी मॉर्गन थ्योरम्स लगाकर हम आउटपुट निकाल लेंगे, उसकी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे आउटपुट की। अब देखना बेटा जी, यहां पर ए इनपुट दिया जा रहा है और यहां पर बी इनपुट दिया जा रहा है, तो ये ए इनपुट यहां पहुंच गया, ये बी यहां से यहां पहुंचा, लेकिन यहां नॉट गेट लगा हुआ, तो इस जगह पर बेटा जो आउटपुट मिलेगा नॉट गेट का वो मिलेगा बी बार। अब जो ये और गेट है, और गेट के लिए इनपुट जो है, एक टर्मिनल दे रहा है ए, दूसरा दे रहा है बी बार, और आपको पता है कि और क्या करता है, ऐड करता है ना, ए प्लस बी करता है और गेट। तो यहां पे जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा बेटा ए प्लस बी बार, ठीक है। ऐसे फिर इधर आ जाओ, यहां ऐसे 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 बेटा यहां इनपुट मिला ए, तो ये नॉट गेट क्या करेगा, ए बार कर देगा इसको, और यहां से बी मिला है तो यहां बी मिलेगा इस जगह। तो अब बेटा ये और गेट जो है, ये और गेट यहां पे जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, ये आउटपुट देगा हमें बेटा ए बार प्लस ऑफ बी, ए बार प्लस ऑफ बी। अब बेटा ये आगे कौन सा लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है, नॉर गेट क्या करेगा, ए प्लस बी पर होल बार कर देगा, लेकिन एक इस जगह ए जो है ये इनपुट है और बी ये इनपुट है, तो फाइनली आउटपुट एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा हमें बेटा ए प्लस बी बार प्लस ऑफ ए बार प्लस बी पर होल बार, प्लस पर होल बार लगेगी। समझ रहे हो क्या बात, अरे ये बेटा क्या नॉर गेट है, तो x इज इक्वल टू, अब बेटा यहां क्या लगाएं, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएं, तो आपको पता ही है कि a प्लस बी का होल बार जो होता है वो होता है a बार डॉट बी बार, a बार डॉट बी बार होता है। तो ये वाली मॉर्गन थ्योरम लगा रहा हूं मैं बेटा, तो ये थ्योरम अगर यहां लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बार का होल बार डॉट ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है। अब बेटा एक बार फिर यहां मॉर्गन थ्योरम लगाएं, आपको पता है ए प्लस बी का होल बार होता है ए बार डॉट बी बार, तो ये x इज इक्वल टू यहां बन जाएगा ए बार डॉट बी बार पे डबल बार, और बी बार पे डबल बार का मतलब वो बी बन जाएगा डॉट ए बार पर बार डॉट बी बार। तो x इज इक्वल टू, अब बेटा ये क्या बन गया, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी डॉट ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ऐसा बन गया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं बेटा इसमें। अब देखो इधर, अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट करें, इसको ऐसे लिखें, x इज इक्वल टू ए बार डॉट ए डॉट बी बार, ऐसा लिखें। अब आपको पता है कि बेटा जी ए और ए बार का डॉट जो है हमेशा कितना बनता है, 0 बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 बन जाएगा, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 तो x 0 आएगा, मीन्स आउटपुट ऑलवेज 0 आएगा चाहे इनपुट कुछ भी हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसे आपको मान लो नहीं समझ आया, ये इस तरीके से आपके दिमाग में नहीं घुस रहा, तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर ए और बी की वैल्यू ले लेके देख लेते हैं। जैसे ए 0 हुआ, अगर बी 0 हुआ, अगर ए 0 है और बी 0 है तो
बी जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा और ए जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा, तो 0,0 पर आउटपुट जीरो देगा। अब बेटा जी ए को जीरो लेते हैं, बी को 1 लेते हैं। ए को अगर जीरो ले लिया तो ये जीरो हो जाएगा, ए को अगर जीरो ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही होगा। फिर अगर हम ए को 1 लेते हैं, बी को जीरो लेते हैं, बी को जीरो लेते हैं, ये जीरो हो गया, तो अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही होगा। तो इसका कौन सा आंसर बन जाएगा, सेकंड आंसर बन जाएगा। ऐसे भी देख सकते थे या डायरेक्ट भी वैसे देख सकते हो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए वायर, मतलब ये ईएमआई का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि वायर है जिससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है टाइम डिपेंडेंट है, 5t² - 3t + 5 है। और क्या पूछा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 8 ओम फाइंड द करंट थ्रू दिस। तो यहां पे बेटा जी इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट फ्लो करवा देगा। तो सबसे पहले हम मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का मोड निकालूं, तो आपको पता ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -d∅dt, लेकिन उसका मोड निकाल रहे हैं तो +d∅dt हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट ही तो करना आपको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा tan t -3। लेकिन हमें 2 सेकंड की बात कर रहा है, ये 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी 20 - 3 17 आ जाएगी, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो बेटा अगर करंट की बात करें तो आपको पता है करंट होगा ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो डिवाइडेड बाय आर, मतलब 17 डिवाइडेड बाय आर कितना 8, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन है किससे, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, मतलब थर्मो का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि 8 मोल तो ऑक्सीजन है और 4 मोल नाइट्रोजन है, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, डायटोमिक गैसेज होती है। डायटोमिक गैसेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है 5 होती है। सेम टेम्परेचर टी है, इनको मिक्स कर दिया तो टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है। अब आपको पता है कि बेटा इंटरनल एनर्जी यू जो होता है वो होता है एन है सीवीटी, और सीवी की वैल्यू जो होती है, सीवी की वैल्यू F/2R होती है, तो F5 है बाई 2 इंटू आर, दोनों के लिए F5 है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी यू टोटल इक्वल टू यू ऑफ द ऑक्सीजन प्लस यू ऑफ द नाइट्रोजन। यू ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी एन कितना 8 इंटू 5/2 इंटू आर सीवी इंटू टी प्लस यू ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल्स दे रखे 4 इंटू सीवी नाइट्रोजन अगेन 5/2 आर होगा इंटू टी। अब बेटा ये कैंसिल करोगे तो यहां 4, ये कैंसिल करोगे तो यहां 2, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 5 हो गया कितना 20 और ये 10 30 आरटी। तो एकदम सीधा क्वेश्चन है ये। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन इतना है तो ब्लॉक्स के मास का रेशियो बताना। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो बेटा जी यहाँ पे इसका एफबीडी बनाए तो ऐसे क्या लग रहा है, M2G लग रहा है, ऐसे टेंशन T लग रही है, ऐसे M1G लग रहा है और ऐसे टेंशन T लग रही है। आपको पता है अगर M2G की वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब M2 ज्यादा हुआ तो पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा, एक्सेलेरेशन होगा A, और एक्सेलेरेशन A पता ही आपको क्या लिखोगे, M2G - M1G डिवाइडेड बाय M1 + M2। लेकिन इसने बेटा A की वैल्यू दे रखी है G/8, तो G/8 इक्वल टू लिखोगे M2G माइनस ऑफ M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2। अब बेटा G सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो 8 टाइम्स ऑफ M2 माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ M1। M1 वाली टर्म्स को इधर लाओगे तो 9 टाइम्स ऑफ M1 बनेगा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ M2 बनेगा। और हमसे क्या पूछा, M1/M2, तो M1/M2 की अगर बात करें तो M1/M2 बनेगा 7/9। 7/9 है क्या, 7/9 7/9 7/9 7/9 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या मान के चल रहा है कि M1 को ज्यादा मान के चल रहा है। अगर M1 को ज्यादा मान के चल रहा है तो यहां पे लिखेगा M1G माइनस M2G, ऐसा लिखेगा। और ऐसा जब ये लिखेगा तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, और ऐसा करेगा तो फिर इसको इधर लाओगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है 9M2 इज इक्वल टू 7M1। तो M1/M2 कितना बन जाएगा, 9/7 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलता है बेटा अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो है, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ इलेक्ट्रो क्वेश्चन है।
द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एयर बाय ए सेपरेशन x इज एफ नॉट। तो बेटा आपको पता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 है एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हवा में रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे पे रिपल्शन या अट्रैक्शन जो लगाते हैं उसकी वैल्यू पता है, जिसको इसने एफ नोट बोला। एफ नोट इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या r है क्या, x है तो बेटा x लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो। अब ये कह रहा है कि बोथ द चार्ज पार्टिकल इमर्ज इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विदाउट चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, देन नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल इज नाउ। अब आपको पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो अब बेटा जी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज का नेट फोर्स नहीं, टोटल नेट फोर्स क्या हो जाता है, वो यहां पे बेटा जी यहाँ के आ जाता है। अब सेपरेशन चेंज नहीं हुआ तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे, बस यहाँ के लिखोगे, यहाँ के लिखोगे तो एफ डैश की वैल्यू बनेगी एफ नॉट बाई के। एफ नॉट बाई के कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा क्या कह रहा है कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ ईच अदर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि रिजल्टेंट आर जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी की वैल्यू भी बेटा जी कितनी है, ए ही है, तो यहाँ पे अगेन क्या लिखोगे, ए स्क्वायर ही लिखोगे, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, लेकिन ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको सोल्व करोगे तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर निकलेगा ए, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 भी क्या ले ले कॉमन, तो बाहर निकलेगा √2, रूट में बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो ऐसे रूट में कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो अब इस थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। और अब यहाँ पे cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे कि ये 1 गायब हो जाए। आपको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो जब वो फॉर्मूला लगाओगे तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको r की जो वैल्यू मिलेगी √2 इंटू a इंटू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बेटा ये बाहर आएगा तो एक √2 बाहर और आ जाएगा, तो फिर वो √2 और √2 मिलकर 2 बना देगा, इंटू में cos थीटा बाई 2 बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस पे डेटा दे रखा आपको। क्या दे रखा है, स्टेटमेंट एक क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू 7। ये बात तो सही है, आपने पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू ई की वैल्यू होती है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यूबी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। तो आप कहोगे सर ये बराबर है तो नहीं, बेटा है बराबर, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ और रिलेशन चाहिए। आपको पता है कि E बाई बी जो होता है वो C होता है, और C इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। तो एक काम करते हैं बेटा, इस बी स्क्वायर को यहां से उड़ाते हैं। इस बी स्क्वायर को जब उड़ाएंगे तो बी स्क्वायर की जगह लिख दिया जाएगा ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख दिया, और इंटू में ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट है। अब बेटा इस सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, तो बराबर आ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस। ये भी पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या करती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब भी फोटोन नेचर की कंसिडर करेंगे तो फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम है, उसकी वजह से वो टकरा कर क्या लगा देगा, प्रेशर लगा देगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, और एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। लेकिन यहाँ तो एक ऐसे एक्सप्लेनेशन वाला कुछ रोल है नहीं, क्योंकि ये जो प्रेशर वाली जो चीज है इससे आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये तो गलत है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो दूसरा आंसर है वो, तो दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर।
और क्वेश्चन नंबर 18 जो है किसका है, एरर का है। एक पेंडुलम जो 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ 50 ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, जिसको बोलते हैं T50, वो होगा बेटा जी 50 इंटू 2 पाई इंटू रूट ऑफ L/G। ऐसा कह सकता हूं 50 ऑसिलेशन का टाइम 40 सेकंड है। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज दिस, मतलब लेंथ में एरर बता रखी है, सेंटीमीटर में भी ध्यान रखना। रिजोल्यूशन ऑफ द वॉच इज 1 सेकंड। अब रिजोल्यूशन का मतलब होता है लिस्ट काउंट, और आपको पता है जब एरर नहीं बताई जाएगी तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, लिस्ट काउंट के बराबर हो सकती है। तो फाइंड बताना, क्या करना, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ भी चुका है मेंस में, फिर आ गया है बेटा। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे ताकि जी को उधर ले जाया जा सके। तो जी की वैल्यू जो होगी होगी इसका होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को तुम के स्क्वायर लिख दो एक बार, इनटू में क्या होगा बेटा L डिवाइडेड बाय T50 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगा देंगे ये वाले। आपको पता है कि अगर Z इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A की पावर अल्फा इंटू B की पावर बीटा डिवाइडेड बाय C की पावर गामा है, तो इसमें परसेंटेज एरर इक्वल टू होती है अल्फा टाइम्स ऑफ इसमें परसेंटेज एरर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ B में परसेंटेज एरर प्लस गामा टाइम्स ऑफ C में परसेंटेज एरर। ये पढ़ रखा है, एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। तो बेटा जी इसमें परसेंटेज एरर डीजी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, इस एल की पावर आगे आ जाएगी DL% और प्लस इसमें ये पावर सामने आएगी 2 इंटू DT 50%। अब DL% क्या होगा, DL बाई एल इंटू 100 होगा। DL की वैल्यू बेटा जी 0.2 है, 0.2 डिवाइडेड बाई एल कितना 20 है। लेकिन ध्यान रहे इसमें सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ DT 50 जो होगा DT बाई DT, सॉरी DT 50 बाई T 50 इंटू 100 परसेंटेज एरर हो। तो बेटा DT 50 की वैल्यू 1 सेकेंड अपॉन T 50 की वैल्यू 40 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देना, यहां पर ये और ये कैंसिल करो। अब ये क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 बन गया प्लस ऑफ, वहां बन गया बेटा जी ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 5 हो गया। तो परसेंटेज एरर कितनी होगी 6% हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड पूछा, मतलब ये किसका क्वेश्चन है बेटा, SHM का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, सीधा सीधा सोल्व कर लोगे। ये दोनों स्प्रिंग कैसे जुड़ी है बेटा, पैरेलल में जुड़ी हुई, और पैरेलल में आपको पता है कि K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2, तो ये बन जाएगा 2K। अब बेटा ये 2K और ये K कैसे जुड़ी हुई है सीरीज में, और सीरीज में पता है कि K इक्विवेलेंट होता है K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 2K इंटू K डिवाइडेड बाय दोनों का सम 3K। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा 2K बाई 3। अब बेटा इधर वाली स्प्रिंगों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट उतना है, और वो इक्विवेलेंट इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो फिर फाइनली K इक्विवेलेंट जो आएगा, फाइनली K इक्विवेलेंट वो आ जाएगा K प्लस 2K बाई 3। अब एलसीएम 3 लोगे तो 3 और 2 5, तो 5 बाई 3K हो जाएगा। अब ये क्या है बेटा, सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया ना। अगर हमने सभी स्प्रिंगों को इक्विवेलेंट से उड़ा दिया तो फिर सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया। उस सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई K। M तो M और K की जगह बेटा K इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू है 5K डिवाइडेड बाई 3। अब वहां अगर उसको ध्यान से देखें तो बाहर केवल पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस 2 को अंदर लेके जाएगा तो 4 बनेगा, 4 इंटू में 3 तो 12 बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू बेटा 12 आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 20 में क्या कह रहा है कि इन गिवन सर्किट हर एक जो स्मॉल आर है 2 ओम के हैं, तो पावर डिसिपेट इन सर्किट। तो आपको क्या बतानी, पावर कंजप्शन बतानी सर्किट की। तो उसके लिए क्या करें, एक तरीका तो ये है कि बेटा आप सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो और फिर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट निकाल लगा दो, या फिर क्या करो I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट लगाओ। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो बेटा जी देख, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना यहाँ का है।
अगर ऐसा है तो इन दोनों एंड को एक जगह ला सकते हो। एक जगह लाते ही ये दोनों रजिस्टर कैसे जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए पैरेलल में। पैरेलल में जुड़ते ही इक्विवेलेंट बनेगा r/2। सिमिलर इनका भी क्या बनेगा बेटा, r/2 बनेगा। अब ये r/2 और ये r/2 कैसे जुड़ गए, सीरीज में, तो वापस क्या बन जाएगा r। तो अब ऐसा हो गया, इधर r पड़ा हुआ है, यहाँ बीच में वापस r बन गया, और यहां पे बेटा जी क्या बन गया, r। क्लियर है क्या बात। अब ये तीनों कैसे जुड़ गए बेटा, पैरेलल में जुड़ गए। ये वाला और इन चारों का इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट बनेगा 3r/3। अब बेटा इस पूरे पार्ट का r/3 इक्विवेलेंट बन गया, जो इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो फिर कैपिटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी r/3 प्लस 2r/3। इसको सोल्व करोगे स्मॉल r ही आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जो कि 2 ओम है। अब बेटा पावर कंजम्पशन देखें तो v²/r लगा दो। v² कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय r कितना है, 2, तो ये आ जाएगा 2 वॉट। यहां पे आंसर आ जाएगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बड़ा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u at angle 45 with horizontal. The angular momentum of the body about point of projection when body is at highest point is this. तो ऐसे क्वेश्चन बेटा 2-3 बार पहले भी आ चुका है, ये एक और मिल गया हमें। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस से यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब बेटा पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो u का इधर कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल 45 दे रखा है, तो ये बन जाएगा बेटा जी u डिवाइडेड बाय √2। अब ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल करते हुए जाएगा। तुमसे पूछा है कि जब पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ट्रेजेक्टरी के, तब आपको क्या बताना है, प्रोजेक्शन पॉइंट ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u/√2 होगी। केवल इधर वाला कंपोनेंट बचेगा, इधर वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा। बात तो समझ रहे हो क्या बात। अब बेटा ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, mv/r परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला लगाओगे। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी की वैल्यू कितनी है, u डिवाइडेड बाय √2 इंटू r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की ओर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा जी, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। u sin थीटा क्या होता है, uy होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो इनिशियल अलोंग वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो भी u/√2 होगी, तो उसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये बन जाएगा u²/2। और ये हो गया u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g करोगे, ये 2g हो गया। तो बेटा यहां से मिलेगा m इंटू u³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2 इंटू g। हाँ जी। अब यहां पे कलाकारी क्या कर रखी है, ऊपर m इंटू u³ के आगे √2 भी लगा रखा है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 इंटू m u³। अब यहां बन जाएगा बेटा जी 8 इंटू जी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ मून इज 1 divided by 81 times of mass of a planet and radius is 1/9 times of radius of the planet, the ratio of the escape speed from planet to escape speed of the moon। अब बेटा ये बार बार आया, कल भी देखा था इसकी स्पीड का क्वेश्चन। आपको पता है कि किसी भी प्लानेट की सरफेस से एस्केप स्पीड जो है उसकी वैल्यू होती है √ ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी मास ऑफ द प्लानेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लानेट। अब जब ये फॉर्मूला आप दो प्लानेट के लिए कंपेयर करोगे तो ये 2 और g वाला फैक्टर एक जैसा होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि VE इंटू में √r/m इक्वल टू k होगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि VE फॉर प्लानेट इंटू √r ऑफ द प्लानेट r मान रहा हूं डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लानेट m मान रहा हूं इज इक्वल टू होगा VE फॉर मून इंटू √r मून। r मून की वैल्यू बेटा दे रखी है r प्लानेट बाय 9 डिवाइडेड बाय m मून, वो दे रखा है m डिवाइडेड बाय 81। अब ऐसा करोगे तो r/m और r/m जो रूट में थे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से VE फॉर प्लानेट इज इक्वल टू ये और कैंसिल करो तो यहां 9 बाहर निकलेगा 3, तो VE ऑफ द मून
हमसे पूछा क्या है, escape speed from planet, मतलब this by that पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 3। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम दोज रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए गिवन एटम ऑफ मास नंबर दिस। ये बेटा एटम की बात नहीं, न्यूक्लियस की बात है। अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी कहना चाहो, वो होती है आर नॉट इंटू मास नंबर की होल पावर 1/3। उसका क्वेश्चन है। अगर उसका क्वेश्चन है तो मैं ये कह सकता हूं, चलो ऐसे 2 बार लिख लो, एक बार न्यूक्लियस 1 के लिए लिखो, फिर न्यूक्लियस 2 के लिए लिखो। न्यूक्लियस 1 के लिए रेडियस मान लेता हूं R1 इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम दोज रेडियस इज हाफ ऑफ दिस। अच्छा इतना है तो 192 की होल पावर 1/3। अब बेटा न्यूक्लियस 2 की बात करें तो उसकी रेडियस, इस न्यूक्लियस की रेडियस से हाफ है, तो आप लिखोगे R1/2 विच इज इक्वल टू R0 इंटू ए की पावर 1/3। अब इनको ऐसे डिवाइड कर देना, ऐसे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलने वाला 2 विच इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई ए की होल पावर 1/3। अब क्या करना बेटा, दोनों तरफ क्यूब कर देना है। क्यूब करोगे तो ये पावर 1 बन जाएगी और यहां पे क्यूब हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू मिलेगी 192 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है क्या, 8। अब इसको सोल्व करो तो 8 16 2 16 3 2 8 चौक 32, 24 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो इतने ही क्वेश्चन है, ये अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जो बच्चे आप पेपर देने जाएंगे उम्मीद है कि उनका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, चलो थैंक यू।